Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video we will discuss about very interesting topics just like herbarium and botanical gardens. उससे पहले एक दो टॉपिक्स और हैं उनको देख लेते हैं जस्ट लाइक पीपल एंड गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स. Let's start today's video with people and government's participation in biodiversity conservation. अब जैसे जैसे हम अवेयर हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस को लेकर, डिफरेंट टाइप्स के जो लॉज हैं वो बनाए जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. सिंपली लॉ बनाने से ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं होगी. जितने ज़्यादा लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे सिंपली अगर हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करने से ही उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा या उनका रिस्क कम नहीं होगा. लोगों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. They will have to conserve this biodiversity. Government of India is signatory to Convention on Biological Diversity, that is CBD. CBD को एस्टैब्लिश किया गया था 1992 से 93 के बीच में आफ्टर द अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरो. और एम्स क्या है CBD के? टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. टू यूज़ द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंपोनेंट इन अ सस्टेनेबल वे, मतलब सूटेबल वे में यूज़ करना बायोडाइवर्सिटी को और जितने भी कंपोनेंट है या हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को. Equitable distribution of benefits of biodiversity. Government of India passed Biodiversity Bill in December 2003. It seeks checking of biopiracy. It will prevent the use of the Indian biodiversity by foreigners with giving share to India. The main aim of this legislation is to protect the Indian biodiversity. इंडिया ने 2003 दिसंबर में एक बिल पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो है फॉरेनर्स इंडियन बायोडाइवर्सिटी का यूज़ नहीं कर सकते और इसका मेन एम था बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, इंडियन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना. अ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड विद इट्स हेड ऑफिस एट चेन्नई. इट विल एंश्योर द प्रॉपर एंड लेजिस्टिमेट यूज़ ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी विद एमिंग एट इक्वेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स. In Puttavam village in Kerala declared their complete control on biodiversity of the area in 1996. They formed a forum of protection of the people's biodiversity and prepared a list of all species found in their area. केरला के पुट्टवम विलेज में वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना स्टार्ट किया और 1996 में एक फोरम बनाया गया जिसमें उन्होंने क्या किया, जितने भी स्पीशीज़ हैं उस एरिया में उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया और उनकी एक लिस्ट बनाई. कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वो है द फाउंडेशन ऑफ रिविटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन बेंगलोर में, द सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम चेन्नई, बीज बचाओ आंदोलन टेहरी घरवाल, द ग्रीन फाउंडेशन बेंगलोर. अब ऐसे एरियाज़ जहाँ पर वुमेन्स जो हैं वो मेनली वर्क करती हैं एज अ फूड प्रोड्यूसर, उनकी भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ शीट्स. नेक्स्ट वन इज़ बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स. अब कुछ स्पीशीज़ होती हैं जस्ट लाइक लैंडस्केप स्पीशीज़ जिनको लार्ज स्पेशियल एरिया या हम बोल सकते हैं कि उनको लार्ज स्पेस चाहिए होता है अपने हैबिटेट को कंटिन्यू करने के लिए या अपने हैबिटेट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के लिए. इसलिए जो कोर एरियाज़ होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है और उनको हम बोल सकते हैं कि कॉरिडोर्स के साथ मीट किया जाता है ताकि वो अपनी जितनी भी नीड्स हैं या हैबिटेट का बिहेवियर है या जितनी भी नेचुरल इकोलॉजिकल और बिहेवियरल कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सकें. अब आजकल के टाइम में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये एक मेजर डेंजर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर. वन मेथड ऑफ माइग्रेटिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट लॉस इज़ टू इम्प्रूव हैबिटेट कनेक्टिविटी. जो स्पीशीज़ माइग्रेट करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जब उनका हैबिटेट क्या हो जाता है, कई बार डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन ये है कि जो माइग्रेटिंग स्पीशीज़ होती हैं उनका जो हैबिटेट होता है उसको हम कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो हम उन स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकते हैं. Biodiversity corridors can be continuous strips of land or stepping stones, which are small areas of suitable habitat used to improve ecological coherence and combating fragmentation. They give workable linkages between core protected region, permitting the migration of species between different regions.
अब ये जो बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप्स भी हो सकती हैं लैंड्स की, जैसे छोटे छोटे जैसे हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे रास्ते भी हो सकते हैं, या फिर स्टेपिंग स्टोन्स भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं एक स्मॉल एरिया कवर करते हैं, जो कि ज्वाइन करता है उन दोनों हैबिटेट्स को, जितने भी माइग्रेटिंग स्पीशीज़ होती हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी इकोलॉजिकल कोहेरेंस होती है या जो फ्रेगमेंटेशन होती है, जो एरिया होता है स्पीशीज़ का वो कम हो जाता है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो कॉरिडोर्स होते हैं ये एक वर्केबल लिंकेज प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन कोर प्रोटेक्टेड रीजन परमिटिंग द माइग्रेशन, जो कि परमिट करता है माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। नेक्स्ट वन इज टूल्स फॉर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जितनी भी लेबोरेटरी बेसिस होती हैं या फील्ड स्टडी होती है उनके अकॉर्डिंग पहले ऑर्गेनिजम्स को या हम बोल सकते हैं स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो प्लांट्स स्पेसिमन होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। फिर जो स्पेसिमन क्लासीफाई हो जाते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं या फिर स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर स्टडीज़। नेक्स्ट वन इज़ हर्बेरियम। अब हर्बेरियम एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें जो प्लांट्स स्पीशीज़ हैं उनको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है और अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसमें उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन है उसको भी मेंशन किया जाता है एंड arranged according to approved system of classification. Herbarium is a collection of well-dried and nicely preserved plants which are correctly identified and arranged according to an improved system of classification. इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनको यूजुअली प्रेस किया जाता है और माउंटेड किया जाता है शीट्स के ऊपर, जो कि पेपर से बनी होती हैं, तो इनको बोला जाता है हर्बेरियम शीट्स। अब जिन प्लांट्स को हम प्रेस कर सकते हैं और माउंट कर सकते हैं पेपर शीट्स के ऊपर उनको तो हम हर्बेरियम शीट्स के ऊपर लगा सकते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे लाइक सक्सुलेंट हो गए या फ्रूट्स हो गए या शीड्स हो गए प्लांट्स के या कोन्स होंगे, उनको हम प्रेस और ड्राई नहीं कर सकते, तो उनको प्रिजर्व किया जाता है 2.5% फॉर्मलिन में या फिर फॉर्मल्डिहाइड एसिटिक अल्कोहल में, या फिर उनको ड्राई कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं लार्ज कंटेनर्स में। दीज ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन इन हर्बेरिया आर देन अवेलेबल फॉर रेफरेंस इन टेक्सोनॉमिकल कंपैरेटिव एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। उसके बाद ये जो हमने प्रिजर्व करके रखे हैं स्पेसिमेन, ये रेडी हो जाते हैं टेक्सोनॉमिकल कंपैरेटिव और मॉर्फोलॉजिकल जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उनको करने के लिए। जो वर्क है प्रेजर्वेशन का, ये स्टार्ट हुआ था 16 सेंचुरी में, जब कैसल पिनो अबाउट 1550 उन्होंने प्रिजर्व करके रखे थे प्लांट मटेरियल जो कि उन्होंने स्टडी किए थे। सून आफ्टर द इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरिया वाज रियलाइज्ड एंड इट बिकेम एन एसेंशियल फीचर ऑफ बोटेनिकल वर्क। टुडे वी फाइंड द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओन हर्बेरिया कंप्राइजिंग ऑफ वैल्यूएबल प्लांट स्पेसिमेन। उसके बाद से जितने भी हर्बेरिया होते हैं या हर्बेरियम होते हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको रियलाइज़ किया गया, और आज ये जो हर्बेरिया होते हैं ये एक मेन फीचर बन गया है बोटेनिकल वर्क का। और आज के दिनों में जितनी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, मैक्सिमम सभी कंट्रीज़ में सभी कंट्रीज़ के उनके अपने हर्बेरिया होते हैं जिनमें बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट स्पेसिमेंस पाए जाते हैं। अब पर्पस क्या है हर्बेरियम बनाने का? As the taxonomic field is becoming more and more wide, simple drawings, photographs, and written description are insufficient to provide the morphological and developmental details about the plants, so it becomes necessary for the taxonomist to compare the newly collected plants with the specimens already collected to preserve in herbarium for the required description. जैसे जैसे टैक्सोनॉमी बढ़ रही है वैसे ही अगर हम क्या करेंगे, सिंपल ड्राइंग्स रखेंगे या फोटोग्राफ्स रखेंगे या हम क्या खुद ही डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, तो वो इनसफिशियंट होगा किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की स्टडी करने के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी बन गया है टैक्सोनॉमिस्ट के लिए कि अगर हम पुरानी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखेंगे अच्छे से हर्बेरियम में, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उन स्पीशीज़ को जो हमारे पास नई स्पीशीज़ आ रही हैं उनसे कंपेयर करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब भी कोई नई स्पीशीज़ मिलती है या आइडेंटिफाई की जाती है तो उनको जो भी पुरानी स्पीशीज़ होती हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है। Here are the other purposes served by the herbaria, which are to serve as the reference material for modern taxonomical research, to provide scientific information on plants to the people through exhibition, training, courses, etc., to serve as national plants wealth repositories for the training of graduate students in botanical studies. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग ऑफ हर्बेरियम। अब हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है, तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले तो हमें प्लांट्स ही कलेक्ट करने पड़ेंगे। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ मेकिंग अ हर्बेरियम। द कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स मस्ट बी डन केयरफुली एंड यूजिंग अ साइंटिफिक माइंड। द प्लांट मटीरियल कलेक्टेड शुड बी complete in such a way that it can provide full information for its proper identification. As far as possible, the plants should possess all parts such as leaves, inflorescence, flowers, fruits, and also the roots. The small-sized herbaceous plants material are collected with both underground and above ground portions, while the large-sized or woody plants material may be represented by the flowering and leafy twigs of a proper length.
अब जो प्लांट हमें कलेक्ट करने हैं, जो प्लांट मटेरियल हमें कलेक्ट करना है, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जब हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। सच एज़ उस प्लांट्स में पूरी की पूरे पार्ट्स होने चाहिए, जस्ट लाइक लीव्स होने चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्रूट्स और रूट्स भी होनी चाहिए। जो स्मॉल साइज प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, उनमें अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड दोनों पोर्शन होने चाहिए। और जब हम लार्ज साइज्ड या फिर वुडी प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें हम सिर्फ फ्लावर का यूज़ करके ही या फिर जो लीफी ट्विग्स होती हैं प्रॉपर लेंथ की, वो भी प्रॉपर लेंथ की होनी चाहिए। द प्लांट्स शुड बी कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म डिफरेंट हैबिटेट्स इन डिफरेंट सीजन्स। फॉर दिस द collector should go out on excursion frequently. The collection of the diseased, infected or distorted plants should be avoided unless they are required. अब जो प्लांट्स हमें कलेक्ट करने हैं वो ऐसा नहीं है कि हमने उनकी ग्रोइंग सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन में या फिर जब वो ग्रो नहीं कर रहे हैं या जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तभी कलेक्ट किए। हमें जो प्लांट मटेरियल कलेक्ट करना है वो ग्रोथ से लेकर रिप्रोडक्शन तक और उनका हैबिटेट कैसा है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उन सब सीजन्स में कलेक्ट करना पड़ेगा। प्लांट्स होते हैं जिनमें डिजीजेज होती हैं या जो इन्फेक्टेड होते हैं या डिस्टॉर्टेड होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए और अगर उनकी ज़रूरत हो तो उनको तभी कलेक्ट किया जाता है, ऐसे उनको कलेक्ट नहीं किया जाता है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उस प्लांट्स के हैबिटेट के अकॉर्डिंग, हैबिट्स के अकॉर्डिंग, लोकेलिटी, सीजन, एल्टीट्यूड, कलर, फ्लावर्स एक्सेट्रा, उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिकॉर्ड की जाती है टाइम के साथ in a filled notebook. At least 5 to 6 specimen per species should be collected and numbered correspondingly to the information recorded in the filled book. अब हमने मटेरियल कलेक्ट कर लिया तो अब हमें उसे प्रेस करना है और ड्राई करना है। जब हम मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें उसे इमीडिएटली ड्राई करना होता है और प्रेस करना होता है आफ्टर कलेक्शन बिफोर दे गेट विल्टेड, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे। द प्लांट्स आर प्रेस्ड इन बिटवीन द शीट्स ऑफ द ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर फोल्डिंग अल्टरनेटिंग विद द शीट्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर्स। अब हम उनको कैसे प्रेस कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर की परत बनाएंगे और उसके बीच में हम अपने जो प्लांट मटेरियल है उसको रखेंगे और उन न्यूज़पेपर को फोल्ड करते जाएंगे और साथ में हम लेंगे ब्लॉटिंग पेपर। जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो लीव्स हैं वो प्रॉपरली स्प्रेड है, कहीं से वो एक दूसरे से चिपके तो नहीं है, नहीं तो वो फिर वैसे ही प्रेस होंगे। द शीट फोल्डर्स आर देन प्रेस्ड इन द फील्ड प्रेस साइज 30 to 45 सेंटीमीटर। अब जो शीट फोल्डर्स होते हैं फिर उनमें उनको प्रेस किया जाता है जिसका साइज होता है 30 by 45 सेंटीमीटर। ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमन टेक्स प्लेस बाय द लॉस ऑफ वाटर कंटेंट टू ब्लॉटिंग शीट्स। अब जो ब्लॉटिंग शीट्स होती हैं उनका यूज़ करके हम जो स्पेसिमन होते हैं उनसे वाटर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर दिस द ब्लॉटिंग शीट्स आर टू बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड द डीके और ब्लैकनिंग ऑफ द प्लांट मटीरियल। तो इसके लिए जो ब्लॉटिंग शीट्स होती हैं उनको हमें रेगुलरली चेंज करना पड़ता है ताकि जो है वो जो हमारा प्लांट मटेरियल है वो ख़राब ना हो या फिर ब्लैक ना हो। ये जो चेंजिंग है ब्लॉटिंग पेपर की, स्टार्टिंग के टाइम में हमें एवरी 24 आवर्स में ब्लॉटिंग पेपर को चेंज करना पड़ता है या फिर इससे कम टाइम में भी हम चेंज कर सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता रहता है वैसे वैसे हम उसके बाद 3 to 4 डेज़ में उसको चेंज कर सकते हैं। और जब हमने 3 to 4 चेंजेस कर लिए 3-4 दिनों के बाद, कॉन्टीन्यूसली 3-4 चेंजेस कर लिए, उसके बाद हम उसको लॉन्गर टाइम तक भी रख सकते हैं अगर वो प्लांट सक्सेलेंट नहीं है। एक्सीलेंट होते हैं उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए हमें उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है काफ़ी बार। अल्टरनेटिवली जो प्लांट्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल हीट में भी ड्राई कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, जो स्पेसिमन कलेक्ट होते हैं वो स्वेटेड इन द फील्ड प्रेस फॉर 28 आवर्स, उनमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है विद इन 24 आवर्स में। दे आर देन ओपन, एग्जामिन्ड एंड रीअरेंज। उसके बाद उनको ओपन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और फिर रीअरेंज किया जाता है। हर शीट को ड्राइंग प्रेस के अंदर रख दिया तो उसके बाद ड्राइंग प्रेस को लॉक किया जाता है और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और ये जो प्रेशर होता है जब हमने फील्ड प्रेस में जो प्रेशर अप्लाई किया था उससे कम होता है। द प्रेस इज प्लेस्ड ओवर द हीट सोर्स, और उसके बाद उसको हीट सोर्स के ऊपर रख दिया जाता है। इस प्रेस को टाइट किया जाता है आफ्टर एवरी 6 आवर्स एंड अगेन आफ्टर देन 12 आवर। और जैसे अगर हम इसको एक ही साइड रखेंगे तो एक ही साइड ड्राई होगी, तो इसलिए इसको टर्न किया जाता है डिफरेंट फेसेस में ताकि जो कूल साइड्स हैं वो भी हीट अप हो सकें। प्रेस है उसको रिमूव किया जाता है हीट सोर्स से आफ्टर 24 आवर्स। फोल्डर्स को ओपन किया जाता है और जो ड्राई स्पेसिमन होते हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है। जो टाइम होता है ड्राइंग प्रोसेस का या हीट ड्राइंग का, ये डिपेंड करता है कि जो हीट सोर्स है वो कितना है, उसमें से हीट की इंटेंसिटी कितनी है। इसका टाइम मिनिमम 12 आवर हो सकता है और मैक्सिमम 48 आवर भी हो सकता है। और जो हीट सोर्स है वो डिपेंड करता है कि जो चॉइस कैसी है और अवेलेबिलिटी कैसी है हीट सोर्स की या फिर हीट की। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, कन्वीनियंट एंड रेडियली कंट्रोल्ड सोर्स, while the use of the incandescent bulb
bulb, resistant coil, etc. have been proved satisfactory. Third step is the poisoning. अब जो प्लांट मटेरियल हमने ट्राई कर लिया है, प्रेस कर लिया है, अब उसको हमें इंसेक्ट और पेस्ट से बचाना है, इसलिए जो पॉइजनिंग होती है फॉर अ गुड एंड इंटैक्ट स्पेसिमन वो भी ज़रूरी होती है। इसके लिए प्लांट मटेरियल को 2% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में डिप किया जाता है, जबकि वो पार्शियली डिहाइड्रेट होते हैं, और फिर उस स्पेसिमेन को अगेन ड्राई किया जाता है। पॉइजनिंग करने के अदर मेथड भी हैं, जस्ट लाइक स्प्रेइंग 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन ऑन द स्पेसिमेन जब वो फुल्ली ड्राई हो जाते हैं, या हम अदर केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, जस्ट लाइक नैप्थलीन फ्लेक्स, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, DDT, कार्बन डाइसल्फाइड गैस एक्सेट्रा। पॉइजनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है माउंटिंग एंड लेबलिंग। अब जो प्लांट मटेरियल हमने ड्राई कर लिया, अच्छे से प्रेस कर लिया है, अब उसको माउंट करना है हर्बेरियम शीट्स के ऊपर। उन शीट्स का अप्रोप्रिएट साइज़ होता है 29 by 42 सेंटीमीटर। मन को माउंट करने के डिफरेंट तरीके हैं शीट के ऊपर, जस्ट लाइक ग्लू का यूज़ कर लिया, स्टिचेस, या फिर सेलोफेन टेप का यूज़ कर लिया। सिर्फ एक ही स्पेसिमन को माउंट किया जाता है एक हर्बेरियम शीट के ऊपर। कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं माउंटिंग के टाइम कि जो स्पेसिमेन होते हैं वो अच्छे से स्प्रेड होने चाहिए हर्बेरियम शीट के ऊपर, और स्पेसिमेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, और जो स्पेसिमेन है वो एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए हर्बेरियम शीट के ऊपर। अब लेबलिंग की जाती है, जो राइट हैंड साइड का जो लोअर कॉर्नर होता है हर्बेरियम शीट का, वहाँ पर पूरी फील्ड इंफॉर्मेशन राइट की जाती है, एंटर की जाती है। इसमें आता है कॉमन नेम, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, डेट ऑफ कलेक्शन, हैबिटेट, लोकेलिटी, नेम ऑफ द कलेक्टर एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पेसिमन, जियोग्राफिकल और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा। माउंट भी कर दिया स्पेसिमन को और लेबल भी कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कि स्टोरिंग करनी है हर्बेरियम शीट्स की। हर्बेरियम शीट्स को स्टोर किया जाता है वुडन या फिर स्टील अलमीरा में, बट जो स्टील अलमीरा है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है वुडन अलमीरा के केस में, बिकॉज ये ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है फायर से या फिर इंसेक्ट से। हर्बेरियम शीट्स जिनमें स्पेसिमन हैं उनको अरेंज किया जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर में, जो कि अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। मोस्टली बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड फॉर दिस पर्पज। अनदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द एंगलर एंड प्रेंटल इज ऑल्सो फॉलोड। द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमन अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन हर्बेरिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिलिंग ऑफ द स्पेसिमन्स। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन्स ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर एक असेंबली होती है लिविंग प्लांट्स की, जो यूज़ की जाती है बोटेनिकल टीचिंग के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। पहले जो बोटेनिकल गार्डन थे वो स्टार्ट किए गए थे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी के लिए। ओरिजिन ऑफ गार्डन्स कैन बी ट्रैक्ड बैक लॉन्ग बिफोर द dawn ऑफ हिस्ट्री व्हेन मैन ग्रू प्लांट्स इन गार्डन्स विच वर इकोनॉमिक यूज टू हिम। एंशियंट इंडिया history shows the cultivation of medicinal and food plants since 4000 to 2000 BC. The plants were also grown for ornamental purpose around the temples and places. For this, the plants were being introduced from different places. The Romans, Chinese, Persians, and Aztecs were very fond of gathering and growing plants for various purposes. अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये शो करती है कि जो मेडिसिनल और फूड प्लांट्स होते हैं वो ग्रो किए जा रहे हैं सिंस 4000 टू 2000 BC से लेकर, और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए या जिनको हम सजावटी प्लांट्स बोलते हैं वो भी ग्रो करवाए जाते हैं टेम्पल्स या फिर डिफरेंट जितने भी पैलेसेस होते हैं उनके अराउंड। During the Middle Ages, about 600 to 1600 AD, no much attention was paid to gather or introduce the plants. However, the oldest botanical garden, that of Pisa and those of the Padua and Florence, were established in Italy in 1543 and 1545 respectively, mainly for the study of the medical and fossil plants. जो मिडिल एज थी अबाउट 600 to 1600 AD, यहाँ तक कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, मच अटेंशन नहीं दी जाती थी प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए या फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए। It was 16th and 17th century when there was a great awakening in respect to the learning of numerous plants and growing them in gardens, led to the development of the Great Study Institute and their botanical gardens very rapidly. There are more than 500 botanical gardens in various countries of the world. इंडिया का सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन एस्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे में इन 1830 में बाय एग्रीकल्चर सोसाइटी। देन इन 1838 में अनदर बोटेनिकल गार्डन वाज एस्टैब्लिश इन मद्रास। सिमिलरली मैनी गार्डन्स केम इन टू बीइंग आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद बहुत सारे गार्डन्स लगाए गए जस्ट लाइक वाटा कमंड इन नीलगिरी हिल्स, नैनीताल, लॉयड बोटेनिकल गार्डन एट दार्जिलिंग एक्सेट्रा।
अब इम्पॉर्टेंस क्या है बोटेनिकल गार्डन्स की। फर्स्ट आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। प्रेजेंटली द गार्डन एक्सटेंडेड ओवर 250 acres ऑफ द लैंड। इट वॉज ओरिजिनली स्टार्टेड इन एन एरिया ऑफ 60 acres इन 1759। इसको स्टार्ट किया गया था 16 एकड़ ज़मीन में, बट अब जो इसका साइज़ है वो 250 acres लैंड में है। विलियम एटन को अपॉइंट किया गया था इस गार्डन का सुपरिंटेंडेंट। इट फ्लोरिश्ड विद द एफर्ट्स ऑफ द फिलिप मिलर, सर एटन एंड सर जोसेफ बैंक्स अंटिल 1820। इन लोगों ने इसके ऊपर काम किया था अंटिल 1820 तक। इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्राउन ऑफ स्टेट्स इन 1838। सर WJ हुकर took over the director in 1841, who increased the number of the plants and also the area of the garden। सर WJ हुकर 1841 में इसके डायरेक्टर बने थे और उन्होंने इस गार्डन के एरिया के साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लांट्स को भी इंक्रीज़ किया था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्लांट है इस गार्डन में वो हैं विलोज, लिलैक्स, ट्यूलिप्स, डैफोडिल्स, जापानीज सीडर, रेडवुड, फिलाडेल्फस, ओक्स, स्वीट गम, जापानीज चेरीज, डॉन रेडवुड, प्रूनस, क्रैप एप्पल, मैग्नोलियास, मैपल, वॉलनट्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो है बहुत सारे ग्रीन हाउसेस भी हैं, जस्ट लाइक पाम हाउस, अल्पाइन हाउस, वाटर लिली हाउस, फर्नेरीज, टेम्परेचर हाउस एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है हवार में। ये इंडिया का फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन है जो कि ट्रॉपिक्स में एस्टैब्लिश किया गया था। इसको फाउंड किया गया था 1887 में बाय रॉबर्ट काइट फॉर सम इकोनॉमिकल रीजंस, बट बाद में इसको डेवलप किया गया इनटू अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। और इसका जो टोटल एरिया है वो 273 एकर्स में है, हैविंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल प्लांट्स। और इसमें वर्ल्ड्स के डिफरेंट ट्रॉपिकल प्लांट्स का एक लार्ज कलेक्शन है। 1793 टू 1813 तक इसको हेड किया था विलियम रॉक्सबर्ग ने, जो कि फादर थे इंडियन बॉटनी के। He was followed by the various well-known botanists including Welch, Griffith, Anderson, George King, David Prane, D. Chatterjee and many others। जॉर्ज किंग को रिमेंबर किया जाता है एज द चीफ हॉर्टिकल्चरल डिज़ाइनर ऑफ द गार्डन। ही ऑल्सो स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ एनुअल्स ऑफ द रॉयल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता इन 1887 एंड लेटर इन 1890 इनिशिएटेड द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द गार्डन possesses among other features a herbarium, Central National Herbarium. The gardens and herbarium were handed over to the state government after independence, but later the control was given to Botanical Survey of India। इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स थे या फिर जितने भी हर्बेरियम थे उनको हैंड ओवर कर दिया गया था गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, बट बाद में इनका जो कंट्रोल था वो ले लिया था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द गार्डन्स आर द ग्रेट बनियान ट्री, अ स्पेसिमन ऑफ फिकस बेंगेलेंसिस इज अबाउट 2 centuries old, covering an area of about 4 acres। ट्री का मेन फीचर ये है कि इसमें कोई भी मेन ट्रंक नहीं है, बट 1000 पिलर लाइक एरियल रूट्स हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। इट इज़ अबाउट 100 feet इन हाइट एंड सपोज टू बी द लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी जो हाइट है वो 100 feet के लगभग है और इसको माना जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर। नेक्स्ट वन इज़ द पाम हाउस। दे आर एलिगेंट मेटल स्ट्रक्चर्स कवर्ड विद वायर नेटिंग। मेटल के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कवर किया जाता है वायर नेटिंग से, और इनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। और ये जो क्रीपर्स होते हैं ये शेड प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि शेड लविंग प्लांट्स होते हैं या फिर ग्रोथ प्रोवाइड करवाते हैं रेयर पाम फर्म्स एंड अदर शेड लविंग प्लांट्स को। वन ऑफ द क्रीपर इज पोराना निकुलाटा विद वाइट फ्लावर्स। ओवर 40 स्पीशीज ऑफ पाम आर ग्रोन इंक्लूडिंग द रेयर ब्रांचिंग पाम हाइफेन थैबिका। Next are the nursery. It is one of the best nursery of the Asia for propagation of plants growing in the garden. It is maintained mainly with the purpose of replacement of plants, but young plants are also available for sale to the general public and other institution। अब nurseries में different plants grow करवाए जाते हैं, वहाँ पर plants को propagate करने के लिए ग्रो करवाया जाता है और फिर उनको सेल किया जाता है डिफरेंट पब्लिक और अदर इंस्टीट्यूशन में। Some more interesting feature of the gardens are various interesting shrubs and trees including ornamental leguminous trees just like Saraka declinata, Saraka indica, Brownia, Umberstia etc. or succulent plants from Euphorbiaceae and Cactiaceae, a flower garden and the Amazon lily that is Victoria amazonica also grow in these
gardens or botanical gardens. नेक्स्ट वन इज़ द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसको फाउंड किया गया था 1789 से 1841 के बीच में बाई नवाब सादत अली खान। इस गार्डन को रॉयल गार्डन अमंग द साउथर्न बैंक ऑफ रिवर गोमती इस्टेब्लिश किया गया था बाय सादत अली खान। इट वाज इम्प्रूव्ड लेटर, इसको बाद में इम्प्रूव किया गया और इसको अगेन नेम दिया गया सिकंदर बाग बाय नवाब वाजिद अली शाह, and it existed as government horticulture garden until 1948 when it was approved as नेशनल बोटेनिकल गार्डन। इसको नेशनल बोटेनिकल गार्डन बोला गया 1948 में। तब तक ही ये गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चरल गार्डन के फॉर्म में रहा और अब इसको ले लिया गया है CSIR के द्वारा इन 1953 में। द मेन गार्डन ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन ऑक्यूपाई द एरिया ऑफ अबाउट 27 हेक्टेयर एनरिच्ड बाय द लार्ज कलेक्शन ऑफ द डाइवर्स प्लांट, जो कि जिनमें कौन कौन से प्लांट्स इंक्लूड हैं, जैसे लाइक पाम्स, फर्न्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्चिड्स, ऑर्नामेंटल्स एंड cacti, along with a huge herbarium, library and greenhouses. So that is about for today's video titled Herbarium and Botanical Gardens. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।